गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ नंबर 6 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम विषय सामग्री देख लेते हैं जो कि हम इस पाठ से इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। उसके बाद तत्वों के वर्गीकरण का विकास, जिसमें मुख्यतः 4 तरीके के वर्गीकरण पढ़ेंगे। डोबेराइनर-के-टायट्स, न्यूलैंड-कस्टक नियम, मेंडेलीव का आवर्त नियम, और उसके फिर बाद मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। 19वीं सदी से पहले तक जो ज्ञात तत्व थे उनकी संख्या बहुत कम थी। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते 60 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी थी, लेकिन उनसे बनने वाले यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तत्वों की इस बढ़ती संख्या के साथ साथ उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करना अत्यंत कठिन होता जा रहा था। इसलिए वैज्ञानिकों को उनके वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे उनका व्यवस्थित अध्ययन आसानी से किया जा सके। इस दिशा में वर्गीकरण के बहुत सारे प्रयास हुए। यहाँ पे हम 4 मुख्य वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। डोबेराइनर-के-टायट्स, दूसरा फिर न्यूलैंड-कस्टक नियम, इसके बाद हम मेंडेलीव का आवर्त नियम और आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं डोबेराइनर-के-टायट्स से। 1829 में जे डोबेराइनर, जो कि एक जर्मन रसायनज्ञ थे, उन्होंने 3 तत्वों का एक समूह बनाया और उसे ट्राइड का नाम दिया। ट्राइड के 3 तत्वों के गुण एक समान थे। उन्होंने एक नियम, जिसे डोबेराइनर के त्रिक या ट्राइड नियम कहते हैं, का प्रस्ताव दिया। इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो बीच वाले तत्व के परमाणु का द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के गणितीय औसत के बराबर होता है, और उसके गुण भी उन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। आइए अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं डोबेराइनर-के-टायट्स के बारे में। यहाँ पे डोबेराइनर के 3 टाइड्स दिए हुए हैं। पहले टाइड में 3 तत्व जो उन्होंने ले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का आणविक द्रव्यमान 7 है, पोटेशियम का 39 है। अब हम डोबेराइनर के टाइड के नियम का पालन करते हुए सोडियम का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले और तीसरे तत्व के आणविक द्रव्यमान के गणितीय औसत के बराबर होता है। तो आइए इनका गणितीय औसत निकालते हैं पहले और तीसरे तत्व के आणविक द्रव्यमान का। तो 7 + 39 एंड डिवाइडेड बाय 2, जो कि निकल के आता है 23, और सोडियम का परमाणु आणविक द्रव्यमान जो उन्होंने निकाला वो 23 ही था। ठीक उसी तरह जो बाकी 2 टाइड्स उन्होंने लिए, जो दूसरा टाइड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, जिसका हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रोंशियम का आणविक द्रव्यमान निकाल रखा है 88.5, जो कि उसके जो आणविक द्रव्यमान होता है 88 होता है, उससे काफी नजदीक है। ठीक उसी तरह उन्होंने जो तीसरा ट्राइड लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लिया। डोबेराइनर के त्रिक के नियम का जो एक सबसे बड़ी कमी थी कि ये उनमें इस नियम के अनुसार सभी तत्वों को व्यवस्थित नहीं कर पाए। न्यूलैंड का अष्टक नियम। 1864 में एक अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने ये देखा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान थे। न्यूलैंड ने इसलिए इसे अष्टक के नियम का नाम दिया। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, अष्टक नियम के अनुसार तत्वों की परमाणु भार के साथ व्यवस्था यहाँ पे दिखा रखी है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन।
उसके बाद लिथियम, आठवां तत्व आगे सोडियम, तो यानी लिथियम और सोडियम, और उसके बाद फिर पोटेशियम। तो इनमें हर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान थे। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम के गुण बेरिलियम के समान होंगे, एल्यूमिनियम के बोरॉन के समान होंगे, सिलिकॉन के कार्बन के समान होंगे, फास्फोरस के नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्सीजन के समान होंगे और क्लोरीन के फ्लोरीन के समान होंगे। अब हम देखते हैं कि न्यूलैंड के वर्गीकरण में क्या विशेषताएं थी। तो इनकी जो इस वर्गीकरण की जो सबसे पहली विशेषता थी वो ये थी कि इसमें परमाणु द्रव्यमान को वर्गीकरण का आधार बनाया गया था। उसके बाद गुणों की आवर्ती का मतलब होता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति, इसको पहली बार मान्यता प्राप्त की गई थी। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्यों विफल हुआ, इसकी विफलता के क्या कारण थे? पहला जो कारण था ये था कि ये उच्च परमाणु द्रव्यमान के तत्वों पर लागू नहीं था। अतः 60 से अधिक तत्व जो उस समय ज्ञात थे, उनमें से वे केवल कुछ तत्वों को ही सही ढंग से व्यवस्थित कर सकता था। जो अगला कारण था वो ये था कि उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद ये पाया गया कि 9वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान थे, न कि 8वें तत्व के। इसके परिणाम स्वरूप जो अष्टक नियम था उसके विचार को अस्वीकृत कर दिया गया। मेंडेलीव का आवर्त नियम। मेंडेल के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन एक निश्चित अंतराल के बाद की पुनरावृत्ति होती है। मेंडेलीव ने तत्वों को एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया, जिसे हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। आइए अब हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मेंडेलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से क्षैतिज पंक्तियों में तब तक व्यवस्थित किया जब तक कि उनको एक ऐसा तत्व जिसके गुण पहले तत्व के समान हो उसे ना मिले। लेकिन जब उसे वो तत्व मिला, फिर उन्होंने उस तत्व को पहले तत्व के नीचे रखा और इस तरह तत्वों की एक दूसरी पंक्ति शुरू की। मेंडेलीव वर्गीकरण की सफलता का कारण उनके द्वारा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से अधिक जोर तत्वों के गुणों पर देना था। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान से अधिक जोर जो है तत्वों के गुणों पर दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी है। इसके बारे में विस्तार से अब हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है उनके गुणों के आधार पर। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता है, जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था मेंडेलीव की आवर्त सारणी को, तो जिसमें जो पहला पॉइंट जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि इसमें तत्व आवर्त सारणी में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित थे। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में 6 आवर्त है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में 6 आवर्त यहाँ पे है। ये संख्या 1 से 6 अरबी अंक तक दी गई है। चौथे, पांचवें एवं छठे आवर्त में प्रतीक की 2 श्रेणी है, जिसे हमने यहाँ पर ए और बी से दिखा रखा है। प्रतीक की 2 श्रेणी है, ठीक है, ए और बी। खड़े स्तंभों को समूह कहा जाता है। 1 से लेकर 8 अरबी संख्या तक इसमें 8 स्तंभ थे, जैसा कि हम यहाँ ऊपर में देख सकते हैं। 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे अरबिक न्यूमरल्स को ऐड किया,
तो 1 से 8 तक इसमें 8 कड़े स्तंभ थे। वर्ग 1 से 7 तक उप समूह ए और बी में विभाजित है। हालांकि समूह 8 में प्रत्येक आवर्त में 3 तत्व शामिल हैं। एक विशेष समूह में मौजूद सभी तत्व रासायनिक प्रकृति में समान है, जैसे कि हमने मेंडेल के आवर्त नियम में भी पढ़ा था। वे ऊपर से नीचे तक भौतिक और रासायनिक गुणों में नियमित रूप से अनुक्रमण दिखाते हैं। मेंडेल के आवर्त वर्गीकरण के गुण। सभी तत्वों का वर्गीकरण। मेंडेली वर्गीकरण में सभी ज्ञात 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सम्मिलित किया गया। परमाणु द्रव्यमान में सुधार। कुछ तत्व ऐसे थे जैसे बेरिलियम और सोना और इंडियम, इनके परमाणु द्रव्यमान में उन्होंने सुधार किया। तत्वों की संयोजकता। मेंडेलीव के वर्गीकरण ने तत्वों की संयोजकता को समझने में सहायता की। तत्वों की संयोजकता समूह संख्या के द्वारा दी गई। उदाहरण के लिए समूह 1 में सभी तत्वों जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, इनकी संयोजकता 1 होती है। नए तत्वों की भविष्यवाणी। जब भी मेंडेलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की और उम्मीद के अनुसार गुणों वाला तत्व न मिलने पर रिक्त स्थान बाद में खोजे जाने वाले अज्ञात तत्वों के लिए छोड़ दिए। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जब उन्हें उम्मीद के अनुसार गुण वाला कोई तत्व नहीं मिला तो उसके स्थान पर उन्होंने रिक्त स्थान वहां पे आगे भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए। उन्होंने ऐसे तत्वों और उनके यौगिकों के गुणों की भी भविष्यवाणी की। उदाहरण के लिए उन्होंने सिलिकॉन के नीचे खाली स्थान के लिए एक अज्ञात तत्व के अस्तित्व की भविष्यवाणी की जो आवर्त सारणी के एक ही वर्ग चतुर्थ बी का था। उन्होंने उस तत्व को एका सिलिकॉन का नाम दिया। बाद में 1886 में जर्मनी के सीए विकलर ने इस तत्व की खोज की और इसे जर्मेनियम का नाम दिया। और इस तत्व के जो वास्तविक गुण जो थे वो जो मेंडेलीव ने भविष्यवाणी की थी उनसे बहुत ज्यादा उनमें समानता थी। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं एका सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसा मेंडेलीव ने बताया था, भविष्यवाणी की थी, ये वो गुण है। और जो बाद में इस तत्व की खोज की गई और इसको जर्मेनियम नाम दिया गया, तो उसका जो प्रयोग के द्वारा जो उसके रिजल्ट निकल के आए वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें काफी गुण, जैसे परमाणु का भार। मेंडेलीव ने बताया था कि इस तत्व का परमाणु भार 72 होगा और जो वास्तविक था वो 72.6। ठीक उसी तरह घनत्व 5.5 और 5.36। गलनांक मेंडेलीव ने कहा था कि हाई उच्च होता है और वास्तव में भी इनका बहुत ज्यादा हाई होता है, दैट इज 1231 केल्विन। और ये और भी इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे अम्ल से क्रिया, ये धीमी क्रिया करते हैं, मेंडेलीव ने कहा था। और बाद में जब इसकी खोज हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये HCl के साथ ये निष्क्रिय है और नाइट्रिक एसिड के साथ ये क्रिया करता है। ठीक उसी तरह क्षारक के साथ क्रिया में भी इन्होंने बताया कि निष्क्रिय है, मतलब कोई क्रिया नहीं करते। और इनके ऑक्साइड्स कि किस तरीके के ये ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, ये सारी भविष्यवाणी जो मेंडेलीव ने की थी और जब उस तत्व की खोज हुई तो उनमें बहुत ज्यादा समानताएं देखने को मिली। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष। जो सबसे पहला दोष है वो है हाइड्रोजन की स्थिति। फर्स्ट ए वर्ग में हाइड्रोजन की क्षारक धातु के साथ स्थिति संदिग्ध है, क्योंकि ये क्षारक धातु और एलोजन वर्ग 7A के तत्वों को बोलते हैं, दोनों के ही समान है। तो जो हाइड्रोजन की स्थिति थी मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वो बहुत ज्यादा संदिग्ध थी, क्योंकि ये एल्कली मेटल्स जो क्षारक धातु है और एलोजन ये दोनों के ही समान है। दूसरी जो दोष था वो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। ये तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की व्याख्या नहीं करता था। समान रासायनिक तत्वों का पृथक्करण।
मेंडल के आवर्त सारणी का जो एक सबसे बड़ा दोष था वो ये था कि इन्होंने समान रासायनिक तत्वों को अलग अलग किया, जैसे सोना और प्लेटिनम तत्व ये रासायनिक दृष्टि से समान है, इनको अलग अलग वर्ग में रखा गया। जो अगला दोष था वो ये था कि रासायनिक असदृश तत्वों का समूहन, उन्होंने जो रासायनिक दृष्टि से जो एक दूसरे के समान बिल्कुल भी नहीं थे उन तत्वों को इन्होंने एक ही समूह में डाला, जैसे तांबा और चांदी जैसे तत्वों की क्षार धातु एल्कली मेटल जैसे लिथियम सोडियम, इनके साथ कोई समानता नहीं होती। इनके साथ कोई समानता ना होते हुए भी उन्होंने इन्हें एक साथ एक वर्ग एक में इन्हें वर्गीकृत किया। तो ये भी एक मेंडेलीव की आवर्त सारणी का दोष था। समस्थानिकों की स्थिति। एक तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न होता है, अतः उनमें से हर एक को अलग स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया था। अब एक तत्व के जो जितने भी समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो उनमें से हर एक को अलग अलग स्थान दिया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर क्योंकि वो रासायनिक दृष्टि से एक समान है, अतः उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए। यहाँ पे हम उदाहरण के लिए कार्बन के दो समस्थानिक लेते हैं, 12C और 14C। इनको एक ही स्थान पर मेंडेलीव ने रखा, जबकि इनके अगर हम देखें तो इनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है। तो ये वास्तव में क्या हुआ कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई भी स्थान नहीं दिया। अगला जो दोष था वो था तत्वों के विषम जोड़े। कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से उनके गुणों के कारण पहले रख दिया गया, जैसे कि उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान होता है 58.9, उसको कम परमाणु द्रव्यमान वाले निकेल 58.7 से पहले रखा गया। ठीक उसी तरह और भी जोड़े थे, जैसे टेल्यूरियम 127.6 को आयोडीन 129.6 से पहले रखा गया। ठीक उसी तरह ऑर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया। तो ये कुछ मेंडेल की आवर्त सारणी के दोष थे। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण। 1913 में एक अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक एंड्री मोसेले ने अपनी खोज से बताया कि परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या तत्वों का सबसे मौलिक गुण है। इसके बाद फिर आधुनिक आवर्त नियम आया। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों यानी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, परमाणु संख्या जो होती है किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या जो होगी वो उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। वर्तमान में स्वीकृत आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। ये एक्चुअली क्या है कि मेंडेलीव की जो सारणी थी उसका ये एक विस्तारित रूप है जिसमें उपवर्ग ए और बी को अलग कर दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी है जिसमें 18 कड़े स्तंभ है और 7 आवर्त है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आवर्त है और 18 समूह है जो कि इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आइए अब हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समूह से। जैसे कि हमने अभी आवर्त सारणी में देखा था, आधुनिक आवर्त सारणी में कि आवर्त सारणी में 18 खड़े स्तंभ है। इनमें से प्रत्येक स्तंभ को समूह कहा जाता है और इन्हें 1 से 18 तक क्रमित किया गया है। एक समूह के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं और उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। जैसा कि हम नीचे इसमें देख सकते हैं
यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया हुआ है। और ठीक दूसरे उसमें वर्ग 17 के तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया हुआ है। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी में जो इनका आखिरी कोष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो एक समान है। जैसे वर्ग 1 में सभी में आखिरी कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ठीक उसी तरह वर्ग 17 में सभी जो तत्व है उनके सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो एक समूह के सभी तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक समान होते हैं और उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या भी समान होती है। आवर्त आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति को आवर्त कहते हैं। आवर्त में तत्वों की परमाणु संख्या लगातार होती है। इनको 1 से 7 तक क्रम में रखा गया है। पहला आवर्त जो होता है वो सबसे छोटा होता है। इसमें केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा और तीसरा आवर्त इन्हें छोटे आवर्त कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। चौथा और पांचवा जो आवर्त होता है ये लंबे होते हैं और इनमें से प्रत्येक में 18 तत्व शामिल होते हैं। छठा और सातवां आवर्त जो होते हैं बहुत ही लंबे आवर्त होते हैं और इनमें से प्रत्येक में 32 तत्व शामिल होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया हुआ है आवर्त 2 के तत्वों का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और 3 के तत्व हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें परमाणु संख्या जो है वो लगातार है और क्रम से बढ़ रही है। और सबसे आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी और ये जैसे ही हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। और लास्ट में ऑर्गन में जो सबसे बाहरी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो रही है। इसलिए जो सबसे आखिरी वाला जो तत्व है ऑर्गन, इसको अक्रिय यानी निष्क्रिय भी कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे बाहरी कोष पूर्ण हो गया। तत्वों के प्रकार। मुख्य वर्ग तत्व। आवर्त सारणी के वर्ग 1 और 2 में बाईं ओर मौजूद तत्वों और वर्ग 13 व 17 में दाईं ओर मौजूद तत्वों को सामान्य, विशिष्ट या मुख्य वर्ग तत्व कहा जाता है क्योंकि इनका बाहरी कोष अधूरा होता है। दूसरा जो इसमें बताया गया उत्कृष्ट गैस, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में ऑर्गन गैस के बारे में पढ़ा था, जिनका उत्कृष्ट गैस ऐसे तत्व होते हैं जिनका सबसे बाहरी कोष जो होता है पूरी तरह से भरा हुआ होता है। तो आवर्त सारणी के वर्ग 18 के परम दाई और उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय गैस मौजूद है। इनके बाहरी कोष पूर्ण भरे हुए होते हैं, यानी कि इनका अष्टक जो होता है वो पूरा होता है। तीसरे जो तत्व है वो है संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 के बीच ब्लॉक में संक्रमण के तत्व शामिल है। इनके 2 सबसे बाहरी कोष जो होते हैं वो अधूरे होते हैं क्योंकि ये तत्व अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व से अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व का नाम दिया गया। ये सभी तत्व धातुएं हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है काफी हाई होता है, उच्च होता है और ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की संयोजकता भी दिखाते हैं। इसके बाद आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्लभ पृथ्वी तत्व। दुर्लभ पृथ्वी तत्व को अलग से मुख्य आवर्त सारणी के नीचे दिखाया गया है। यह 14 तत्वों प्रत्येक की 2 श्रृंखला है। जो पहली श्रृंखला है उसमें 58 से 71 तक के तत्व जिन्हें हम लेंथेनाइड कहते हैं वो शामिल है। इन सबको तत्व 57 यानी लेंथेनम के साथ उसी स्थान और इनका स्थान है वर्ग 3 आवर्त 6 पर रखा गया है। ठीक उसी तरह 14 जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है उनकी जो दूसरी श्रेणी है उनके तत्वों को एक्टिनॉइड कहा जाता है। इसमें 90 से 103 तक के तत्व शामिल है और ये सभी तत्व 89 एक्टिनियम
के साथ रखे जाते हैं। इन तत्वों में सबसे बाहरी के जो 3 कोष होते हैं वो अधूरे होते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर मौजूद होती है, जबकि अधातुएं जो होती है आवर्त सारणी के दाईं ओर मौजूद होती है। और जैसे अगर हम वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं इन्हें क्षारक धातुएं कहा जाता है। ठीक उसी तरह वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय पृथ्वी तत्व कहा जाता है। ठीक उसी तरह वर्ग 17 जो कि अधातुएं हैं इनके तत्वों को एलोजेंस कहते हैं, और वर्ग 18 के तत्वों को चेकोजेंस कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। जो सबसे पहला गुण था, हमने मेंडेलीव की आवर्त सारणी में देखा था कि उसमें समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जो सबसे पहला गुण है हम शुरुआत समस्थानिकों के स्थान से करते हैं। तो क्योंकि एक तत्व के सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या एक समान होती है, इसलिए इसको आधार बना के उन्होंने इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा। दूसरा, विषम जोड़े। आधुनिक आवर्त सारणी में इन सभी जोड़ों की विसंगतियां गायब हो जाती है जब वर्गीकरण के लिए परमाणु संख्या को आधार बनाया जाता है। उदाहरण के लिए कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 है। इसकी परमाणु संख्या निकिल की परमाणु संख्या होती है 28। तो कोबाल्ट की परमाणु संख्या निकिल की परमाणु संख्या की तुलना में कम है, इसलिए उससे पहले रखा गया। तीसरा, धातु और अधातुओं का पृथक्करण। आधुनिक आवर्त सारणी जो है प्रबल धातु तत्वों को अधातु तत्व से अलग करती है। संक्रमण धातुओं की स्थिति। ये संक्रमण धातुओं की स्थिति काफी स्पष्ट करती है। परमाणु का आकार। एक पृथक परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष की दूरी को परमाणु आकार कहते हैं। इसे परमाणु त्रिज्या भी कहा जाता है। इसे पिक्टोमीटर में मापा जाता है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं की ओर परमाणु का आकार घटता जाता है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह बढ़ता जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवर्त में परमाणु संख्या क्रम से बढ़ती है, और इसलिए नाभिक पर धनात्मक आवेश जो होता है वो भी क्रमिक बढ़ता है, क्रम से ही बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों का मजबूती से आकर्षण होता है और ये नाभिक के अधिक पास आ जाते हैं। इससे आवर्त में परमाणु का आकार बाएं से दाएं घटता जाता है। वहीं समूह में क्या होता है, जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं परमाणु में नए कोष शामिल होते जाते हैं जो कि नाभिक से अधिक दूर होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक से दूर हो जाते हैं, जिससे समूह में परमाणु का आकार जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरे आवर्त के तत्व दिए गए हैं, उनकी परमाणु त्रिज्या, और जैसे कि देख सकते हैं लिथियम, इसकी परमाणु त्रिज्या 134 है, बेरिलियम की 90, बोरॉन की 82, कार्बन की 77, नाइट्रोजन की 75, ऑक्सीजन की 73 और फ्लोरीन की 72। तो जो परमाणु त्रिज्या है वो बाएं से दाएं जाने पर घट रही है। ठीक उसी तरह जो पहले समूह के नीचे जो है पहले समूह के तत्व दे रखे हैं, अगर हम इनकी देखें तो इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। जैसे लिथियम की 134 है, सोडियम की 154 है, और पोटेशियम की 196, रुबिडियम की 211 और सीजियम की 225। तो इससे जैसा हमने देखा था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, वहीं समूह में परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। वर्गों और आवर्त में विभिन्न आवर्त गुणों की विविधता। परमाणु संख्या एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, वहीं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वो भी बढ़ती है। ठीक उसी तरह परमाणु आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, वहीं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
बढ़ता है। धात्विक लक्षण एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, वहीं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अधात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। थैंक यू।